ओके, सो सिक्योरिटी आपके सिस्टम में कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपको पता है। कोई भी डिवाइस हो आपके पास, चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर हो, आप बिना पासवर्ड के तो रखते नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एकदम से आकर के उस डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको नहीं ले पाएगा, नहीं देख पाएगा, अगर आपने उस पर सिक्योरिटी लगा रखी है, पासवर्ड प्रोटेक्ट उसको कर रखा है। तो इसलिए हम सिक्योरिटी प्रेफर करते हैं, ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्संस ही, जिनको पासवर्ड पता हो, आपने दिया हो, या आप ही उस डेटा को एक्सेस कर पाए, दूसरा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। तो अपने सिस्टम के अंदर भी इस तरह की जो भी डील्स करनी होती है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एडमिन पे पासवर्ड लगाना, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के अंदर ही आती है, जिसको वो सिक्योरिटी मॉड्यूल के अंदर देखता है। Security module protect the data and information of a computer system against malware, threat and unauthorized access. Unauthorized access से तो ये पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। देन malware threats यानी कि वायरस या इंटरनेट से आने वाले जो आपके थ्रेट्स होते हैं, malwares होते हैं, उनको फायरवॉल और अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको सिक्योर करना, उसकी सिक्योरिटी देखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के अंडर आता है। ठीक है, तो एक काम सिक्योरिटी हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन नेक्स्ट इज कमांड इंटरप्रिटेशन। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना सिस्टम को, किसी भी तरह का हो सकता है। वो आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, या आप प्रिंटर पे कोई प्रिंटिंग की कमांड देना चाहते हैं, किसी भी टाइप की, या इंटरनल कुछ कमांड पास हो रही है, तो उन कमांड को सिस्टम की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, और वो कमांड जिस भी रिसोर्स के थ्रू फुलफिल होगी, प्रोसेसर के थ्रू होगी या प्रिंटर के थ्रू होगी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू होगी, उस रिसोर्स को एक्टिव करना उस कमांड पे, ये सारा काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये उसका एक और फंक्शन हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, कमांड इंटरप्रिटेशन। देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। हम जब सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी अदर फंक्शनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, कि नेटवर्क से कनेक्शन उसका स्मूथ चलता रहे। ठीक है, सारी चीजें चेक करना नेटवर्किंग में, अगर हम कुछ चीज सेंड या रिसीव कर रहे हैं तो उसको इंश्योर करना सिस्टम में कि वो प्रॉपरली आए या प्रॉपरली जाए, तो उस सबको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डील करता है। A distributed system is a group of processors which do not share memory, hardware device or a clock. The processor communicate with one another through the network. ठीक है, ज्यादातर ये कब एक्टिव होता है? जब आपके जो सिस्टम है किसी ऐसे नेटवर्क पे काम कर रहा है जहां पर कि प्रोसेसर टू प्रोसेसर कम्युनिकेट करना होता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, किसी भी तरह का शेयरिंग हो सकती है डेटा की, तो उससे डील करना भी नेटवर्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देन नेक्स्ट आता है आपका जॉब अकाउंटिंग। कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूजर्स। जॉब किसको कहते हैं? सिस्टम के अंदर जो भी काम हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो सबको हम, जब तक वो जस्ट उस कैटेगरी में है कि रेडी टू रन है, ठीक है, जैसे आपने रेस भी देखी होगी जब होती है, तो एक जब सिग्नल मिलता है तभी सब भागना शुरू करते हैं, तब तक सब क्या होते हैं? खड़े होते हैं अपनी लाइन पर, रेडी टू रन होते हैं। तो जब तक प्रोसेसेस को प्रोसेसर नहीं मिलता है सिस्टम के अंदर, जब तक आपके किसी भी काम को प्रोसेसर नहीं मिलेगा, रैम पे लोड नहीं होगी, तब तक वो एक जॉब रहती है, राइट? फिर वो जैसे ही उसको प्रोसेसर मिलेगा, उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उसको मिल जाएंगे, तब वो रन होना स्टार्ट करती है। तो ऐसे आने वाली हर जॉब की अकाउंटिंग करना, कि वो किस टाइम पर अराइव हुई है, अगर उसने थोड़ा सा भी प्रोसेस किया और वापस से क्यू में आ गई, तो उसने कितना टास्क अपना कंप्लीट कर लिया, कौन कौन से रिसोर्सेज उसने यूज कर लिए हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड हैं, हर चीज की अकाउंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि सारी प्रोसेसेस स्मूथली वर्क कर सके, राइट? Then last function of operating system is communication management, coordination and assignment of compilers, interpreters and another software resources of various users of the computer system. आपके जो सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस रन करती है मल्टीपल, उनके बीच में भी कई टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन के अंदर देखेंगे आगे। ठीक है, तो बहुत सारे मैकेनिज्म इसमें लगाए जाते हैं, सेमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन, बहुत सारी चीजें होती है जो इंटरनली प्रोसेसेस को आपस में वर्क कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उन सबको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो ये
कुछ फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने कल की क्लास में और आज की क्लास में डिस्कस किए। अब इसमें किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। कमांड इंटरप्रिटेशन आप पूछ रहे हो वैभव। तो कमांड इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या करता है कि आपने जो भी टास्क दिया सिस्टम को, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो कमांड मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है, ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इंटरप्रिटेशन को आप ये समझ सकते हो कि ट्रांसलेशन है। आपने अगर इसको प्रिंट की कमांड दी तो वो प्रिंट कमांड को सिस्टम की लैंग्वेज में बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो वो सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको डील करता है। ओके, जॉब अकाउंटिंग विद एग्जाम्पल। ओके, विद एग्जाम्पल देख लेते हैं जॉब अकाउंटिंग को। और भी क्वेरीज हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ सारी क्वेरीज। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी आएगा अभी वैभव, तो उसके अंदर डिटेल में देखेंगे वो क्या क्या चीजें शेयर करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल नवनीत, ये सारी पीपीटीज ड्राइव पे अपलोड होगी। आज ये फिनिश हुई है पीपीटी, तो आज मैं इसको अपलोड कर दूँ। ठीक है, लिंक वही रहेगा, उसके अंदर 2 फोल्डर मैंने बनाए हुए, एक नोट्स के लिए थ्योरी जिसका लिखा हुआ है हेडिंग थ्योरी एंड वीडियो। तो थ्योरी वाले के अंदर ये सारी पीपीटीज आती रहेंगी जैसे जैसे कंप्लीट होगी। तो जॉब अकाउंटिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होती है। स्क्रीन ले लेते हैं हम लोग एक। सी, अपनी डिवाइस, अपना सिस्टम जो होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल क्यूज बनती हैं। क्यू का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप सपोज कभी गए हो कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबमिट कराने, अब तो सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले हर चीज जाके खड़े होके लाइन में फिर करना पड़ता था, जैसे बैंक वगैरह में जाते होंगे। तो वहां पर क्या होता है, क्यूज वाला फॉर्मेट होता है कि भाई जो पहले आएगा क्यू में वो आगे रहता है, देन उसका काम होगा, देन उसके नेक्स्ट वाले का काम होगा, देन उसके नेक्स्ट वाले का काम होगा, ये होता है। सिस्टम के अंदर भी अब देखो मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, तो वहां पर भी उसको क्यू अरेंज करनी पड़ेगी। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें से डील कर रहा है, तो वो क्या करता है, मल्टीपल क्यूज बना के चलता है। जॉब क्यू, प्रोसेस क्यू, वेटिंग क्यू, रनिंग क्यू, ठीक है। जो जो प्रोसेसेस वेट कर रही है उनको वेटिंग क्यू में डाल देगा, जो रन कर रही है उनको रैम में अरेंज कर देगा, और जो टर्मिनेट हो गई उसको अलग कर देगा, ठीक है। और जो अभी रेडी टू रन है उनको रेडी क्यू में डाल देगा कि भाई ये रेडी है, इसको बस मिले रिसोर्स से तो ये काम करे। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्यूज होती है, इसके अंदर सपोज ये है हमारी जॉब क्यू, ठीक है, कि यूजर जो जो जॉब देता जा रहा है, जैसे सपोज उसने एक प्रिंटिंग का जॉब दिया है सिस्टम को, एक उसने कोई डाउनलोडिंग का काम दिया है, कोई अपलोडिंग का काम दिया है, तो इस तरह से जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 ये क्या होती है, सिस्टम में आती जाती है। अब सिस्टम की जो क्लॉक चल रही है, टाइम रन हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी भी जॉब को कहीं पर भी अरेंज कर देगा। वो क्या करता है, हर एक जॉब का अराइवल टाइम नोट कर लेता है। सपोज ये आई आपकी 0 टाइम पर जॉब 1, तो इसको पहले रखेगा। ये आपकी 1 पे आई जॉब 2, तो इसको यहाँ पर रखेगा। ये आपकी 2.2 पे आई या फिर 2.5 पर आई, तो हर एक जॉब का अराइवल टाइम नोट करना, उसको उस क्यू में अरेंज करना, ठीक है। और अगर ये जो आपकी प्रोसेस है, इसने अगर थोड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया है और वापस से वेटिंग क्यू के थ्रू वापस आ गई, अभी क्यूज हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जा करके कि कहाँ से कहाँ मूव करती है जॉब्स, लेकिन ये समझ लीजिए सपोज J3 जो थी, उसने कुछ टाइम के लिए रैम पर काम किया और उसके बाद उसको वापस से जॉब क्यू में भेज दिया, क्योंकि वो किसी रिसोर्स का वेट कर रही है।
तो जब वो जॉब रिसोर्स का वेट कर रही है तो उसको रैम पर नहीं रहने देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको वो वेटिंग क्यू में या वापस जॉब क्यू में भेज देगा अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर जॉब अकाउंटिंग के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन सभी जॉब की स्टेटस का पूरा अकाउंट बना के चलता है। अकाउंटिंग क्या होती है, लिखना, पूरा लेखा जोखा रखना बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो हर एक जॉब का अराइवल टाइम, उसका कौन कौन से रिसोर्स उसको चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स वो यूज कर चुका है, हर चीज की इंफॉर्मेशन रखना, राइट। जैसे आप लोग के यहाँ पर अकाउंट बन जाते हैं कि आपने लाइब्रेरी से कौन से बुक लिए, रिकॉर्ड होता है, आपने कितनी फीस सबमिट कर दी है उसका रिकॉर्ड है। तो हर एक का अलग अलग होगा वो स्टेटस, तो वहां पर भी वो मैनेज हो रहा है और यहाँ पर भी वो मैनेज हो रहा है, तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब अकाउंटिंग। ओके, हाँ वैभव, मैंने कहा कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो मेमोरी शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है वो उसके अंदर देखना है, ठीक है। अभी मैं उसको डिफाइन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे पूरा, क्योंकि वो अभी अपने पास पूरा का पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। तो उसको अभी आप छोड़ के चल सकते हो, तो वो मना नहीं किया मैंने, वो मैंने कहा उसके अंदर देखते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं। जॉब अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें अब किसी को कोई भी डाउट है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी डाउट? ओके चलो फिर तो ये अपनी फर्स्ट पीपीटी कंप्लीट होती है। इसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हम लोग जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ज्यादातर हम लोग विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं, और फोन में तो अकॉर्डिंगली एंड्रॉइड है या फिर आपका आईफोन है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। हर एक डिवाइस में उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। बट अगर हम सिर्फ अभी सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करें, जब से सिस्टम बने हैं, वो एफओसी में पढ़े थे, जादू वाले टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो वहां से जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते जा रहे हैं उनको सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे वो अभी भी चल रहे हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो पहले चलते थे अब नहीं चल रहे हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ हम लोग जनरल यूजर नहीं यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में है, ओके। सो अगर हम मेजरली देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये अपने पास टाइप होते हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वैभव की जो क्वेरी है वो पूरा पार्ट यहाँ पर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अभी काम नहीं करते हैं जनरली। ये काम करते थे जब अपना कंप्यूटर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया ही था, उस टाइम पे जब ये अफोर्डेबल नहीं थे, जब इतने ये पीसीज भी नहीं थे, इवन पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं होते थे लोगों के पास। बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए ही लोग यूज करते थे, जहाँ पर कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती ही थी, वहां पर कंपलसरी था कि हाँ कंप्यूटर के थ्रू ही ये टास्क होगा, तो वहां पर इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे। तो मेजरली ये जो सिस्टम होते थे कंप्यूटर सेंटर्स पे जाकर लोग अपना काम करते थे इसके थ्रू। जैसे सपोज मुझे कंप्यूटर के थ्रू कोई काम करवाना है तो मैं पहले कंप्यूटर सेंटर पे जाऊंगी, अपना टास्क वहां पर सबमिट करके आऊंगी कि मेरा ये टास्क है। अगर मुझे पेजेस प्रिंट करने हैं कुछ या कुछ भी टास्क है रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो मैं वहां पर उनको अपना टास्क सबमिट करके आऊंगी। देन ऐसा नहीं है कि मैं आज गई, मैंने टास्क दिया और मुझे हाथों हाथ उसका रिस्पॉन्स मिल गया या मेरा जो भी टास्क था वो कंप्लीट हो गया, नहीं। तब क्या होता था, बैचेस बनाए जाते थे टास्क के और वो सिस्टम में फीड किए जाते थे, ठीक है। बैचेस का मतलब मोर देन वन,
जैसे कि अगर कहीं पर आप ट्यूशन के लिए जाते हो या किसी भी क्लास के लिए जा रहे हो, तो आपको अकेले बच्चे का एडमिशन लेके तो क्लास स्टार्ट नहीं कर देते। क्या करते हैं, बैचेस बनाते हैं, पहले वेट करते हैं एक स्पेसिफाइड डेट तक कि इस डेट तक जितने भी स्टूडेंट आएंगे, देन वो पूरा बैच बनेगा, देन उनकी क्लास स्टार्ट। तो यहाँ पर भी वही सीन था कि जो टास्क आते जा रहे थे उनको उस कंप्यूटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैचेस बनाए जाते थे, जैसे 5 का बना दिया, 10 टास्क का बना दिया या 50 टास्क का, अकॉर्डिंग टू सिस्टम स्पेसिफिकेशन बैच बनाते थे। देन उनको 1 बाय 1 सिस्टम में फीड किया जाता। देन 1 बाय 1 फीड करने के बाद उनका जो आंसर था या उनके जो टास्क का कंप्लीशन था वो भी 1 बाय 1। एक साथ मोर देन 1 टास्क कंप्लीट नहीं होते थे इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, तो बेसिक आइडिया मिला व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। द यूजर ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। यूजर का मतलब, जैसे मैंने अगर कोई टास्क दिया है तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के अपना काम नहीं करूँ। वो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही होगा जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, उसको मैंने एक टास्क दिया, अब वो काम करवा रहा है उससे। तो यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था सिस्टम के साथ में। Each user prepares his job on offline device like punch card and submit it to the computer operator. ऑफलाइन पहले अपना टास्क बनाएगा क्योंकि उसको सबमिट करके आना है, वो बोल नहीं सकता वहां पर कि ऐसा ऐसा करना। तो उसको ऑफलाइन फॉर्म में किसी भी पंच कार्ड या इस तरह की जो डिवाइसेस होती थी पहले, उसके थ्रू उसको पहले फॉर्मेट करना पड़ता था, फिर जाकर के उसको सबमिट करना पड़ता था। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। सेम टाइप की जॉब्स को अगर मेरे पास सपोज 10 जॉब्स आई और 3 जॉब उसमें प्रिंटिंग की है, तो उनको आपस में सीक्वेंस में बैच कर दिया जाता था कि हाँ ये प्रिंटिंग की जॉब्स है, तो एक साथ प्रिंटिंग की सारी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी। तो इस टाइप की जो जिनकी नीड सिमिलर होती थी उनको आपस में बैच किया जाता था। अब प्रॉब्लम क्या क्या होती थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में? लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब। इंटरेक्शन नहीं था कोई भी डायरेक्ट। CPU is often idle because the speed of the mechanical input-output device is slower than the CPU. इसमें जो इस टाइप के सिस्टम में जो CPUs होते थे वो इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाते थे जितने अच्छे से आज के सिस्टम्स में होते हैं। आज क्या होता है, अगर आपने 10 जॉब्स भी अपने सिस्टम को एक साथ दे दी तो क्या होगा, वो जो प्रोसेसर है जब तक वो 10 की 10 टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बिजी रहता है। एक भी सेकंड या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी वो खाली नहीं रहेगा जब तक कि किसी ना किसी प्रोसेस को उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बिजी रहेगा। हाँ, रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि अगर एक टास्क स्टार्ट हो गया और उस टास्क को प्रिंटर रिक्वायर्ड है या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड है अदर देन सीपीयू, तो भी सीपीयू खाली बैठेगा जब तक कि वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरा टास्क नहीं ले सकता था। तो इस तरह से सीपीयू ज्यादातर आपका आइडल ही बैठता था। एंड क्योंकि उस समय की डिवाइसेस बहुत स्लो होती थी तो स्लो स्पीड में वो काम होगा, देन दूसरी डिवाइस आपका वर्क पे आएगी। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इसमें बिल्कुल नहीं दे सकते थे। प्रायोरिटी का मतलब है कि सपोज मेरे पास 10 टास्क हैं, अब उन 10 टास्क में सपोज थर्ड जॉब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको प्रायोरिटी के बेस पर हम फर्स्ट पे नहीं रख सकते थे। जिस सीक्वेंस में उसको फीड किया है उसी सीक्वेंस में देना पड़ेगा। अब क्योंकि वो जॉब आ रही है बैचेस में, तो जिसने अपना टास्क पहले दिया है उसको पहले रखना पड़ेगा, देन जिसने दिया है उसको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से उनको बैचेस बनाने पड़ते थे। तो आज के सिस्टम में तो क्या होता है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होती है सिस्टम्स के अंदर। जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो सबसे पहले उसको सीपीयू मिलता है, देन दूसरे को मिलता है। और प्रायोरिटी कैसे कौन तय करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि भाई अगर ओएस की कोई कमांड जा रही है, डायरेक्ट सिस्टम की कोई कमांड जा रही है, तो उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, देन यूजर की टास्क को रखते हैं। बट यहाँ पर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और एक डायग्राम और है तो उसके थ्रू थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। हाँ नवनीत, आप क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला पॉइंट, the user of batch operating system do not interact with the computer directly.
जैसे आज आप लोग क्या करते हो, आपको अगर कोई काम करना है सिस्टम पे, तो आप यूजर हो, आप बैठे हो, आपका सिस्टम आपके सामने है, आप जो भी कमांड देनी है अपने आप देते हो, इंटरेक्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से। लेकिन उस टाइम पर ये डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, हम लोग अपना टास्क सबमिट करके आते थे, फिर कोई थर्ड पर्सन उसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू काम करवाता था। और वो भी कैसा काम कि एक बार फिट कर दिया तो बीच में कोई बटन बटन प्रेस नहीं कर सकते, एक बार उसको सेट कर दिया मशीन को कि ये टास्क है और ये करना है, तो बस वो एक बार स्टार्ट होगा तो दूसरा उसका स्टॉप ही होगा वो, और कुछ नहीं होगा बीच में। तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। ओके, तो ये आपका कुछ, ये डायग्राम के थ्रू हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे हैं। देखो जैसे जॉब्स आई है यहाँ पर, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बैच अप कर देगा सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसेसेस को, ठीक है, देन वो सीपीयू को फीड होती थी डायरेक्टली। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम से क्लियर हो रहा है कि टाइम को शेयर करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। अब किसके टाइम को ये शेयर कर रहा है, सीपीयू के टाइम को शेयर कर रहा है, ठीक है। जैसे हमको पता है कि किसी भी डिवाइस में मेन जो रिसोर्स क्या है वो सीपीयू ही है, क्योंकि उसी के थ्रू सारी जॉब्स परफॉर्म होंगी। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तक तो क्या था कि सीपीयू का टाइम शेयर ही नहीं हो रहा था। वो क्या हो रहा था, एक बार एक टास्क को ले रहा था, तो चाहे वो सीपीयू बिजी है या खाली है, नो, उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता था। वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी जॉब तब तक उसका टाइम किसी और को नहीं मिल सकता था। बट उसके बाद क्योंकि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस थे, तो फिर डेवलपर्स ने देखा कि हम क्यों ना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करें, जिसके अंदर कि हम ये कर सकते हैं कि सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर सकते हैं प्रोसेसेस के बीच में, कि थोड़ी देर के लिए ये प्रोसेस चले, देन थोड़ी देर के लिए दूसरी प्रोसेस चले। इससे क्या होगा, सारी प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलती हुई हमको दिखेंगी, क्योंकि सीपीयू की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है और हम उतना वेरिएशन देख ही नहीं सकते कि वो स्विचिंग कर रहा है, राइट। तो यहाँ से आया आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing is a technique which enable many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time. उस टाइम पर क्या होता था, टाइम शेयरिंग टेक्निक के अंदर बहुत सारे पर्सन्स जो जो अपने जॉब्स हैं उनको पर्टिकुलर सिस्टम साथ में काम करना है, तो उस जो एक सीपीयू है उस सिस्टम का, उसको वो सारे लोग टाइम शेयरिंग के थ्रू एक साथ यूज कर पाते थे। अगर इसका जस्ट हम कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, एक डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी। सपोज ये अपना मेन रिसोर्स है सीपीयू, और ये है अपने पास प्रोसेसेस। प्रोसेस P1 आ गई, प्रोसेस P2 आ गई, P3 आ गई। अब ये प्रोसेसेस सेम डिवाइस पे आने वाली प्रोसेसेस भी हो सकती हैं और अलग अलग टर्मिनल पे बैठे हुए पर्सन्स भी हो सकते हैं, जिनको हम यूजर कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक साथ 3 प्रोसेसेस आती हैं। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो क्या आता था कि अगर ये प्रोसेस, तीनों प्रोसेस आई हैं तो पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बट टाइम शेयरिंग के अंदर सीपीयू के टाइम को तीनों प्रोसेस के बीच में डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड का मतलब है कि अगर मेरे पास 3 प्रोसेस हैं तो मैं 1 सेकेंड का टाइम तीनों प्रोसेस को दूंगी, या जो भी उसने यूनिट ऑफ टाइम दिया होगा उनके लिए, उतने टाइम यूनिट ऑफ टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। सपोज 1 सेकेंड अपनी जनरल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि इनको 1 सेकेंड के लिए सीपीयू मिल रहा है। तो पहले P1 आएगी, वो 1 सेकेंड के लिए अपना टास्क कंप्लीट करेगी। सपोज इसका टोटल टास्क है 10 सेकेंड का,
10 सेकेंड में जाकर के ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार में इसका 1 यूनिट ऑफ टाइम हो गया, तो अब कितना रह गया उसका 9। ठीक है, ये सपोज 3 सेकेंड की जॉब है, इसको भी इसके बाद 1 सेकेंड के लिए सीपीयू मिला। 1 सेकेंड के लिए जब इसको सीपीयू मिलेगा P3 को, तो P1 वहां से हट जाएगी, इसको रिलीज कर दे। सिस्टम में होता क्या है, रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं और डी एलोकेट किए जाते हैं। एलोकेट का मतलब रिसोर्स को प्रोसेस को दे देना, डी एलोकेट का मतलब प्रोसेस से उस रिसोर्स को वापस ले लेना। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले क्या किया, प्रोसेस P1 को सीपीयू दे दिया 1 सेकेंड के लिए, एलोकेट किया, एंड देन 1 सेकेंड के बाद इसको डी एलोकेट कर दिया, यानी कि सीपीयू फ्री हो गया। देन ये सीधे किसके पास गया, P3 गई, उसने भी 1 सेकेंड के लिए टास्क एग्जीक्यूट किया, इसका 2 सेकेंड का बच गया काम, और फिर इसके पास आ गई सीधे 2 के पास। सपोज ये 2 सेकेंड की जॉब है, तो इसने भी 1 सेकेंड के लिए अपना काम किया, और अब ये रह गई है 1 सेकेंड। जब क्यू में आई हुई सारी प्रोसेसेस को बराबर यूनिट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू मिल जाएगा, देन लास्ट के बाद फिर से सर्कल बन जाएगा, यानी कि फिर से किसको मिल जाएगा सीपीयू, फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सपोज आप लोग को मैंने कोई क्वेश्चन दिया क्लास में, ठीक है, और मैंने उसको सॉल्व करने के लिए दिया, लेकिन किसी स्टूडेंट को आ नहीं रहा है वो क्वेश्चन। अब मैंने लेट सपोज मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिए थे और सबको कुछ ना कुछ डाउट है। अब पूरी क्लास को डाउट है, तो सबको एक साथ तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है, सबके अलग अलग क्वेरीज हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अपनी अपनी क्वेरी बता दो। अगर 5 मिनट में आपकी क्वेरी कंप्लीट नहीं होती है तो आपका टर्न दोबारा आएगा, बट मैं एक बार में 5 मिनट के लिए ही आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट की मैंने क्वेरी सॉल्व की 5 मिनट के लिए, उसकी क्वेरी अभी सॉल्व नहीं हुई, बट वो अभी वेट कर रहा है। मतलब आधी क्वेरी तो उसकी सॉल्व हो ही जाएगी, या जितना पार्ट भी 5 मिनट में हो पाएगा उतना सॉल्व हो जाएगा, और बाकी के लिए वो वेट कर रहा है। ऐसे कर करके जब मैं लास्ट स्टूडेंट तक चली जाऊंगी 5-5 मिनट देख करके, देन मैं फिर से किसके पास आऊंगी, उस फर्स्ट स्टूडेंट के पास। ठीक है, उसकी और 5 मिनट के लिए फिर से सॉल्व की, खत्म हो गई तो ओके, वो क्लास से बाहर चला जाएगा, और नहीं हुई तो फिर वेट करेगा। तो इस तरह से जिन जिन स्टूडेंट का काम कंप्लीट होता जाएगा वो क्लास से बाहर चले जाएंगे और बाकी अपनी टर्न का वेट करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ, सारे बैचेस को एक ही सीपीयू परफॉर्म करता है वैभव, एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? ये होता था जब तक अपने पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम थे, सिंगल प्रोसेसर। ठीक है, एक ही प्रोसेसर है, उसी के थ्रू सारे काम करवाने हैं, तो तब तक ये टाइम शेयरिंग का अपना कॉन्सेप्ट चलता था। अब आ जाते हैं वापस अपनी स्लाइड पर। इसमें कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं आप लोग। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो इसी से रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग की बात हो रही है, जहाँ पर आपके पास सिंगल सीपीयू होगा, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होगा, वहां पर क्योंकि एक ही पर्सन है तो वो अपना टाइम शेयर करेगा मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड। इसके पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेरी आई आई थिंक, बिल्कुल, यस वैभव, राइट। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करना। Processor's time which is shared among multiple users simultaneously is termed as time sharing. Okay? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड होती है। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वर्किंग को ही हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं।
लॉजिकल एक्सटेंशन है ये मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। लॉजिकली अगर किसी ने ये सोचा होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग इस तरह से हो सकती है, तो वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने अप्लाई करके दिखा। Multiple jobs are executed by CPU by switching between them, but the switches occur so frequently that the user can receive an immediate response. ठीक है, स्विचिंग हो रही है CPU की। स्विचिंग मतलब अभी इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर दूसरे के पास है, तो वो स्विच कर रहा है। लेकिन स्विचिंग क्या है, बहुत फास्ट है, तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है हर एक प्रोसेस को। तो वहां पर ये नहीं लगता था कि ये रुक रही है प्रोसेस, वो उनको चलती हुई दिख रही है। क्योंकि हमने तो 1 सेकेंड बोला, लेकिन वो 1 सेकेंड भी नहीं देता था एक प्रोसेस को, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देगा। इतने कम टाइम के लिए वो स्विच कर रहा है और फटाफट एक दूसरे प्रोसेस के पास जब वापस आ जा रहा है, तो उतने टाइम में वो स्मूथली रन करती हुई ही वर्क दिखती थी हमको। The operating system uses CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of a time. Computer systems that were designed primarily as batch system have been modified to time sharing systems. Okay, पहले जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनको भी मॉडिफाई करके बाद में क्या कर दिया, टाइम शेयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा थे। और ये चीजें अचीव कैसे होती है सिस्टम के अंदर, हमने तो बोल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हटाएगा, उसको लाएगा, स्विचिंग करेगा, ये सब करेगा, बट करता कैसे है, उसका जो मेथड है उसको हम बोलते हैं CPU शेड्यूलिंग। शेड्यूल करना किसी चीज को, यानी कि उसका टाइम तय करना, प्लेस तय करना, ये तो होता है शेड्यूल करना। मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो मतलब मीटिंग का टाइम एंड प्लेस डिसाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर किसको शेड्यूल करने की रिक्वायरमेंट है, उस CPU को, उस प्रोसेसर को, उसके टाइम को, दैट इज कॉल्ड CPU शेड्यूलिंग, ठीक है। उसके थ्रू हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर पाते हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अभी थोड़ा सा डायग्राम है इसके बारे में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट कर रहा है। ये अपना CPU है। अब सपोज ये यूजर्स या प्रोसेस, कुछ भी आप बोल सकते हो इनको, ये सारे यूजर्स इस CPU के थ्रू अपने टास्क एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो एक बार में देखो, ब्लैक का मतलब ये अभी एक्टिव स्टेट में है यूजर 5 और बाकी सब इनएक्टिव है, दैट मीन्स वो वेट कर रहे हैं। तो ये अभी एक्टिव स्टेट में है। ये रेडी स्टेट, यानी कि यूजर 5 के बाद किसकी बारी आएगी, यूजर 6 की, ठीक है। देन जब इसकी बारी आ जाएगी, इट विल बी इन एक्टिव स्टेट एंड नेक्स्ट, जो भी इसके नेक्स्ट होगा, जिसको भी क्यू में नेक्स्ट पोजीशन मिली होगी, दैट विल बी इन रेडी स्टेट। क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप पर, या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं पहले। अब क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, लेट्स सी। एडवांटेजेस of time sharing operating system provide the advantages of quick response. ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो हमको क्या आया कि रिस्पॉन्स वाज क्विक, कि हमको वेट नहीं करना पड़ रहा है कि अगर हम 5th पोजीशन पे हमारा टास्क है तो पहले वाली प्रोसेस कंप्लीट हो। अब बैच में तो क्या होता था कि कभी कभी दिन लग जाते थे, ठीक है, कि आज हमने टास्क सबमिट किया तो हमारे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमसे पहले आने वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा हैवी थी, उसका बहुत ज्यादा टास्क था, 2-2, 3-3 दिन तक उसी का टास्क चल रहा है। तो उस टाइम की स्लो डिवाइसेस पे और बिल्कुल न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऐसा पॉसिबल होता था कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम था, ठीक है। अपने जॉब का जो उसको जब परफॉर्मेंस का मौका मिला, उसी को तो हम रिस्पॉन्स कहते हैं। भाई आपने अगर कोई एप्लीकेशन डाली है, कहीं पर रिक्वेस्ट डाली है, और जब उस पे काम होगा तो हम क्या कहते हैं, अब उसका रिस्पॉन्स आया है, राइट। तो हमने कोई भी टास्क सबमिट किया और उस पे कितनी देर बाद CPU उसको मिला, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दैट प्रोसेस। कितने टाइम बाद उसको CPU मिला। तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो रिस्पॉन्स टाइम क्विक हो गया था एज कंपेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। Avoids duplication of software, reduce CPU idle time. Duplication of software means यहाँ पर आपके जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि आपका सेम
ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ टास्क जो होता था उसको वापस से रीजनरेट करना था, उस सॉफ्टवेयर को दोबारा एक्टिव करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एक ही टाइप के टास्क आ रहे हैं तो उसके जो जब उसकी टर्न आती थी एग्जीक्यूशन की, तो उस सॉफ्टवेयर को कैश मेमोरी एंड अदर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ गए थे, तो उनको दोबारा से लोड करना, एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती थी। देन रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। सीपीयू का आइडल टाइम यानी कि खाली रहने का जो टाइम था वो बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि सीपीयू हर टाइम पर बिजी था, जब तक कि प्रोसेसेस को उसकी रिक्वायरमेंट थी वो बिजी रहता था, लेकिन अभी भी फुली यूटिलाइज नहीं होता था। टाइम शेयरिंग तक भी सीपीयू फुली यूटिलाइज नहीं हो पाता था, क्योंकि वो हर एक प्रोसेस को बराबर टाइम देता था। अब सपोज आपकी जो प्रोसेस है P1, उसको 5 मिनट के लिए जो हमने दिया या 1 सेकंड के लिए जो हमने सीपीयू दिया, उसमें उसने 0.5 मिनट के लिए सीपीयू यूज किया और 0.5 मिनट के लिए कुछ और रिसोर्स यूज किया, लेकिन उसको मिलेगा 1 सेकंड का ही टाइम। टाइम स्लॉट फिक्स था, ठीक है। कम हुआ था बट अभी तक 100% अचीव नहीं हुआ था इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में? ओके, आई थिंक टाइम अप हो चुका है। तो अभी कोई क्वेरी हो किसी भी स्टूडेंट की तो आप वो पूछ सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैभव, वीडियो ऑन कीजिए अपना।